हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज देखते हैं दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 यूपीपीसीएस और आरओ का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहेगा आज का। एंड तक मेरे साथ सभी देखना और क्वेश्चन का जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना साथ ही साथ। देखो अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लो कि सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देयताएं, ये सभी पदबंध हैं, तो ये समाचार में आते रहते हैं। इनके बारे में पूछा है कि ये किससे संबंधित हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बैंक कार्य से, संचार नेटवर्किंग से, युद्ध कौशल से या कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग से? बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। देखो सीमांत स्थायी सुविधा दर, निवल मांग और सावधि देयताएं जो उपबंध हैं ये किससे संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक कार्य से संबंधित हैं। देखो इसमें समझ लो थोड़ा कि जैसे ये सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं निवल मांग और सावधि जो देयताएं होती हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का भाग हैं, ठीक है। और जो इनके अंतर्गत देखा जाए, जैसे मौद्रिक नीति के उपकरणों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2011 से। और देखो इसी के तहत ही आरबीआई जो है बैंकों को कम समय यानी बहुत कम समय के लिए, एक रात के लिए या कुछ टाइम के लिए ही ऋण जो है उपलब्ध कराता है इसी के माध्यम से, ठीक है। जैसे देखा होगा आपने रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह जो होती हैं, लेकिन याद रखना जो रेपो रेट होती है वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तूफानी चालीसा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है? पहला है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिण उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को, जाड़े में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को, या बहुत गर्म और तेज चलने वाली ग्रीष्मकालीन हवाओं को। चारों में से बताओ किसको तूफानी चालीसा कहा जाता है? बताओ, आंसर बताओ। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। और देखो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होती है, इसी के कारण पछुआ जो पवनें होती हैं उनकी गति तूफानी हवा जैसी प्रतीत होती है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो इनका आकार और इनकी गति इतनी तेज होती है, यानी ऐसे समझ सकते हो इन्हें इनकी प्रचंडता के कारण ही तकरीबन 45 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य अक्षांशों में देखा जाए तो इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। उससे ऊपर चलोगे 50 डिग्री से ऊपर दक्षिणी अक्षांश में इनको भयंकर चालीसा कहा जाता है। और चलोगे 60 डिग्री के आसपास से इनको कहा जाता है चीखता चालीसा, चीखता साठा कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम और टूला रूस में। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखो एड्रियाटिक की जो सागर की रानी है वो संज्ञा दी जाती है वेनिस को, ना कि रोम को। तो ये पहला ही आंसर है इसमें और यही गलत है इसमें, ठीक है। लोरेन कोयला क्षेत्र ये फ्रांस में पड़ता है, और आपका ये वेस्ट मिडलैंड ये बर्मिंघम यूके में पड़ता है, और टुला जो है ये रूस में पड़ता है। बाकी सही सुमेलित हैं, लेकिन एड्रियाटिक सागर की जो रानी है वो वेनिस को कहा जाता है, ना कि रोम को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? उष्ण महासागरीय जलधारा। देखो ये धाराओं का टॉपिक है, सभी एग्जामों में अपनी खास अहमियत रखता है, तो समझ सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बताओ कि उष्ण महासागरीय जलधारा कौन सी है? उष्ण यानी गर्म, ठंडी और गर्म दो तरह की धाराएं होती हैं। देखो बता देता हूं आपको, ये है विषुवत रेखा बीच में। अगर आप कोई भी जलधारा अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएगी तो समझ लेना वो ठंडी धारा होगी, जिसकी डायरेक्शन ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ होगी। और जिसकी डायरेक्शन होगी आपकी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो अधिकतर सभी कह सकते हो वो गर्म धाराएं होंगी, क्योंकि टेम्परेचर होता है भूमध्य रेखा पर अधिक।
तो जब ध्रुवों की तरफ जाएंगी तो वो टेम्परेचर अपने साथ गर्म लेकर के जाती हैं, तो समझ सकते हो वो गर्म होती हैं। और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, ध्रुवों पर टेम्परेचर माइनस में होता है तो ठंडा होता है, तो ठंडा अपने साथ लाती हैं तो वो ठंडी होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ देखोगे आप तो उसी हिसाब से। ठीक है, तो इसमें देख लो कि लेब्राडोर, क्यूरोसियो और पेरू और बेंगुवेला, ये जो जलधाराएं हैं इनमें से बताना है गर्म कौन सी है। तो देखो इसमें ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है क्यूरोसियो की जलधारा, ये गर्म जलधारा है। बाकी सभी इसमें जो दी हुई हैं लेब्राडोर की, पेरू की और बेंगुवेला की, ये सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एक और है गर्म बता दे रहा हूँ, फ्लोरिडा की धारा, वो भी गर्म है। एंटलीज भी पूछी जाती है और आपका गल्फ स्ट्रीम का सबसे अधिक पूछी जाती है, सबसे फेमस धाराओं में गल्फ स्ट्रीम है, याद रखना। नॉर्वे की भी धारा गर्म है। और देखो ठंडियों में भी जैसे इसमें क्यूरोसियो हो गई, लेब्राडोर की धारा है वो ठंडी है। इसके अलावा कनारी की धारा भी पूछी जाती है, वो भी ठंडी है काफ़ी। और देखो हिंद महासागर में जैसे मोजाम्बिक की जलधारा है वो गर्म है, और अगुलहास की वो गर्म जलधारा है, मेडागास्कर की भी गर्म है। इसके अलावा और क्या बताऊं, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है तो वो ठंडी धाराएं होती हैं, उसी हिसाब से समझ सकते हो। थोड़ी सी जलधाराएं, इन सभी को अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बताइए 10 रोजा पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये या फिर इसे 10 रोज भी कह सकते हो या 10 रोजा कुछ भी कह सकते हो। देखो ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसको यानी प्रारंभ किया गया था और अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू की गई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका ऑप्शन बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखो इन्होंने पश्तो भाषा में ही एक पख्तून नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। कौन सी भाषा थी उसकी? पश्तो थी, और उसका नाम क्या था? पश्तून। ठीक है, और 10 रोजा के नाम से प्रकाशित हुई थी, जो बाद में यही थी पहले स्टार्टिंग में ये पश्तो जो थी, बाद में ये फिर 10 रोजा कहा गया था इसको, पहले इसका नाम था पश्तून। और देखो खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना की थी इन्होंने, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाला किले में चले एक सेकंड, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लाल किला कर देना। ठीक है, लाल किले में जो मुकदमा चल रहा था, आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, उसमें आजाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों यानी अधिकारियों के लिए वकालत किसने की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना और आपका सर TV सुप्रू। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। तो देखो इसका सही जवाब होगा सर TV सुप्रू, ऑप्शन डी। देखो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर 1945 में लाल किले में मुकदमा चला था और इसमें इनकी तरफ से वकालत की थी टीपू सप्रू ने। किसने? टीपू सप्रू ने, याद रखना। और इनका सहयोग भी किया था, एक थे भूलाभाई देसाई ने भी किया था। ठीक है, और इनके अलावा तेज बहादुर सप्रू, काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी थे इसके सहयोग में, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो टीपू सप्रू ने निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप वर्मा जो अब म्यांमार है भारत से अलग हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1990, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए किस अधिनियम के तहत वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है भारत से अलग हुआ था? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही वर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। और देखो अदन है एक यमन का शहर है, उसको भी इसी के साथ अलग किया गया था। ठीक है, तो वर्मा पहले भारत का ही हिस्सा था जिसको 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण
किसका उल्लंघन करता है? संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण होता है वो किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, स्वतंत्रता के अधिकार का, या कल्याण की अवधारणा का? बताइए। देखो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो धन का केंद्रीकरण होता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। देखो, संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं ये आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसमें देखोगे आप 39 गा जो आर्टिकल है उसमें राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित करेगा जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण यानी सभी के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, ठीक है, किसी को भी इसमें नुकसान ना हो, सभी को इसमें समान समझा जाएगा। लेकिन इसमें जो धन का केंद्रीकरण होता है तो समझ सकते हो 39 ग के अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसमें उल्लंघन होता है, ठीक है। और राज्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका प्रमुख उद्देश्य है राज्य का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें भी नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। किसमें? राज्य की जो उसकी संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी कहा गया है कि नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के बारे में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। कार्बन का वह अपरूप कौन सा है जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा या लैम्प ब्लैक? बताइए। देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है और यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट होता है और इसका उपयोग देखा होगा आपने मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अब देखो, चारकोल के बारे में भी जान लो। चारकोल ये रंध्रीय रचना और अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण देखा जाए तो कार्बन का अशुद्ध रूप होता है, यह शुद्ध रूप नहीं होता है, यह अशुद्ध रूप होता है। और हीरा, हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ही विद्युत का कुचालक होता है, यानी कह सकते हो विद्युत का कुचालक होता है हीरा, लेकिन ऊष्मा का चालन कर सकता है। ये भी पॉइंट है इसमें कि ऊष्मा का तो ये चालन कर सकता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। लैम्प ब्लैक जो डी में दिया हुआ है, ये जो लैम्प ब्लैक है या कागज कार्बन का शुद्धतम रूप है और इसमें तकरीबन देखोगे आप तो 95% के करीब कार्बन पाया जाता है और यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है जो लैम्प ब्लैक होता है, ठीक है। कागज पाया जाता है ये यानी कागज कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और इसमें तकरीबन 95% कार्बन पाया जाता है लैम्प ब्लैक में और ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। वह थर्मामीटर कौन सा है जो 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी माप सकता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर? देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम किसका? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, थोड़े से यंत्र और बता देता हूं 3-4 वो और समझ लो। जैसे एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रो माने जल होता है, समझ सकते हो। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम जल के घनत्व को मापने के लिए। लेकिन एक होता है हाइग्रोमीटर, कंफ्यूजन रहता है इसमें, आप ऐसे याद कर सकते हो हाइग्रो और हाइड्रो में। हाइड्रो माने जल होता है तो जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम आर्द्रता के मापन के लिए। मैनोमीटर भी होता है, उसका प्रयोग करते हैं हम गैस के दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर वायु के दाब को मापने के लिए, और एक एनीमोमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं वायु के वेग को मापने के लिए। एरोमीटर भी होता है, एयर माने हवा, तो वायु या गैस के बाहर व घनत्व को मापने के लिए करते हैं। और आपका एक थर्मामीटर डॉक्टरों के पास देखा होगा, आप गए होंगे तो थर्मामीटर का तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ, इसका भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर भी मापा जाता है। फेदोमीटर, फेदो समुद्र में अंदर को फेंक दो तो उस हिसाब से समझ सकते हो। फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम उच्चता मापने के लिए। तो 10-12 मैंने ये यंत्र बता दिया, इन सभी को अच्छे से समझ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित
अब आपको इसमें मिलान नहीं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड में संगठन दिए हुए हैं और एक साइड में उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय क्या टोक्यो में है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 बताओ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय क्या टोक्यो में? ऐसा पढ़ा है आपने कहीं? तो देखो नहीं पढ़ा होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय टोक्यो में नहीं है, तो फिर कहाँ है ये? फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। ठीक है, फिलीपींस में पड़ता है ये, मनीला में। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय वहीं पर है। और देखो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, याद रख लेना इसको भी। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय बैंकॉक में पड़ता है, बैंकॉक में। और आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है। जिनेवा में काफ़ी संगठन है, देखो लेबर का भी है और आपका WTO, WHO, ये दो तो निश्चित पूछे जाते हैं, WTO और WHO। ठीक है, आगे देखते हैं आप। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिल्ड एज शब्द का संबंध किस क्षेत्र से मापा जाता है? यानी ऐसे कह सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिल्ड एज शब्द का जो संबंध है किस क्षेत्र से पाया जाता है? ये जो गिल्ड एज शब्द है ये किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, या शस्त्रों के व्यापार से? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ये शब्द है गिल्ड एज शब्द, इसका प्रयोग करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो देख लो। पहला, इसमें राजस्व व्यय और विकासात्मक व्यय, राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय होता है क्या? क्या राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय होता है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला देख लो, इसमें राजस्व व्यय गैर विकासात्मक व्यय होता है यानी संपूर्ण राजस्व व्यय, तो देखो ऐसा नहीं है। इसमें भी जो पूंजी निर्माण पर व्यय हो जाता है, जैसे कि जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है, तो वो बताता है गैर उत्पादक व्यय के बारे में। तो इस हिसाब से समझ सकते हो ये पूरा नहीं होता है, इस वजह से पहला गलत है। पूंजीगत व्यय जो विकासात्मक व्यय होता है क्या? तो देखो ये बिल्कुल सही है। जिस अर्थव्यवस्था में, जिस बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा अधिक होगा, तो याद रखना वो व्यय, वो बजट है सकारात्मक माना जाएगा। लेकिन जो भारत का बजट है उसमें विकासात्मक पूंजीगत व्यय तो कम है, राजस्व व्यय अधिक है, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी हो रही है पूंजीगत व्यय में। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो, जिस अर्थव्यवस्था में या जिस बजट में पूंजीगत व्यय अधिक होगा तो वो सकारात्मक होगा, और अगर कम होगा तो वो नकारात्मक होगा। और विकासात्मक व्यय होता है जो पूंजीगत व्यय होता है। तीसरा देखो, इसमें पूंजीगत व्यय अल्पकालीन योजना पर किया जाता है, तो देखो ये गलत है। इसमें अल्पकालीन योजना पर नहीं किया जाता है, ये इस वजह से गलत है। ये दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण कार्य पर किया जाता है ये। और ये जो व्यय होता है ये अनियमित व्यय होता है, तो इस हिसाब से समझ सकते हो। तीसरा इसका सही आंसर होगा। चौथा देख लो, इसमें राजस्व व्यय नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, देखो राजस्व व्यय जो होता है वो तो नियमित रूप से किया जाता है, और पूंजीगत व्यय अनियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये डी भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो गलत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डावोस, जहां विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, कहाँ स्थित है? डावोस कहाँ पर स्थित है? और इसी जगह पर होता है विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन। याद रखना ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड का एक कस्बा है डावोस जो है। और इसमें देखा जाए तो 3 प्रमुख वार्षिक आयोजनों का, वार्षिक जो समारोह होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। जैसे कि एक शीतकालीन खेलों के कस्बा के नाम से, अर्थात ये कह सकते हो कि स्थानीय हॉकी टीम द्वारा वार्षिक टूर्नामेंट खेला जाता है यहाँ पर। और एक विश्व आर्थिक मंच की बैठक का भी आयोजन डावोस में होता है। इसके अलावा विशिष्ट व्यवसाय और वैश्विक राजनीति से संबंधित यहाँ पर वार्षिक बैठकें की जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी?
स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? देखो, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया था? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। ठीक है, इतना याद रख लेना, 1956 में। और आपका भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह किया गया था 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, 1949 को आरबीआई का हुआ था। और देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो अधिनियम है ये कब का है? 1949 का ही है ना? हाँ, शायद 1949 का है। ठीक है। और देखो, पहली पंचवर्षीय योजना लागू कब से हुई थी? तो ये 1951 से स्टार्टिंग हुई थी, 1951-52 से 56 तक चली थी। तो अब इसमें आपको सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी चारों में से, देखो सबसे पहले कौन सी होगी? 1949 वाली होगी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो अधिनियम है 1949 का है। बाकी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। करों और सरकारी कामकाज के जो निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को जो प्राप्त हुआ है वो समूचा राजस्व कहाँ पर जमा होता है? भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में, या निक्षेप तथा अग्रिम निधि में? तो देखो, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, अधिकतर बताओगे ही इसका सही जवाब, पर फिर भी बता दो क्या होगा। देखो, आर्टिकल 266 में दिया हुआ है भारत की संचित निधि के बारे में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह से जो प्राप्तियां होती हैं संघीय सरकार को, वो सभी जाती हैं किसमें? भारत की संचित निधि में, 266 में। और आकस्मिक निधि ये आर्टिकल 267 में दी हुई है। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसमें से अगर कोई धन निकालना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? बताइए। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये घाटमपुर जो थर्मल पावर प्लांट है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देख लो, इसमें अगस्त 2023 को भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। अगस्त 2023 को किया था क्या? इसमें क्या पूछा है? कथनों के बारे में देखना है और फिर आपको यह देखना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो देखो, ये अगस्त में तो पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंड किया था। और जिस स्थान पर लैंड किया था चंद्रयान 3 ने, उसको शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है पीएम के द्वारा। ठीक है, ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, 14 जुलाई को। तो ये पहला गलत है इसमें। दूसरा देख लो, इसमें चंद्रयान 3 करीब 52 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। क्या 52 दिन की यात्रा की थी इसने? बताइए। तो देखो, इसमें चंद्रयान 3 ने की थी 40 दिन की यात्रा, ना कि 52 की। तो समझ सकते हो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे इसमें। और देखो, भारत ने चंद्रयान 1 C1 कर देता हूँ शॉर्ट में समझ लो, ये 2008 में भेजा था और 2019 में C2 भेजा था भारत ने। ठीक है, आगे देख लो। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें हेलेंस्की सम्मेलन सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा। दूसरा, इसमें बाल्मो घोषणा पत्र। देखो, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो तीसरा दिया हुआ है ना, ये घोषणा जो है, आप इसे यहां से जोड़ना है इसको, और इसके आगे यहां से पढ़ना है आपको, पर्यावरण से आगे। ठीक है, तो देखो, हेलेंस्की सम्मेलन सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है।
दूसरा है इसमें भालमो कह दो या फिर इसको मालमो कह दो, मालमो पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा, मालमो। ठीक है, मालमो जो घोषणा पत्र है ये पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका से संबंधित है। और तीसरा इसमें जो नैरोबी घोषणा पत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन इससे संबंधित है क्या। तो आपको ये देखना है कि इन विकल्पों में से कौन सा सही है, कौन सा सही सुमेलित है। देखो तो इसे करने की कोशिश करें। हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था? हेलेंस्की सम्मेलन ये हुआ था 1974 में, पूछा जा सकता है, याद कर लेना इसे। ठीक है, और ये सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित ही है, तो पहला सही है इसमें। मालमो घोषणा पत्र ये 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 में हुआ था मालमो घोषणा पत्र, और ये पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका से ही संबंधित है, ये भी ठीक है। और देखो ये जो हुआ था नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 में हुआ था। नैरोबी कहाँ की राजधानी है, बता सकता है कोई नैरोबी कहाँ की राजधानी है? ठीक है, तो देखो नैरोबी घोषणा पत्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है। जो ये नैरोबी घोषणा पत्र हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुआ था, बल देने के लिए। तो ये तीनों ही सही हैं और जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20, खाली जगह में ग्रीन क्लाइमेट फंड में वार्सा सम्मेलन में आयोजित खाली जगह पेश किया गया था। अब इसमें दो जगह बननी है आपको, पहली खाली जगह है कौन से सन में ग्रीन क्लाइमेट फंड में वार्सा सम्मेलन में आयोजित खाली जगह पेश किया गया था। 2013 COP 19, 2014 COP 20, 2015 COP 21, 2012 COP 18। यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड में ग्रीन क्लाइमेट फंड वार्सा में जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और उसको कोप कौन सा कह सकते हो? 19, 20, 21, 22। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 2013 में तो हुआ था। ठीक है, 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड जो वार्सा सम्मेलन हुआ था, और इसको नाम देते हैं हम COP 19 का। ठीक है, ये हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और देखो जो वार्सा सम्मेलन में जो वार्सा संधि हुई थी ये नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी जो यूरोपीय देश हैं उसके साथ गठबंधन था इसमें, तो ये महत्वपूर्ण संधि थी वार्सा सम्मेलन। ये कोप 19 में ग्रीन क्लाइमेट फंड पेश किया गया था 2013 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये देखना है। पहला इसमें पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है, क्या ये सही है पहला? तो देखो पहला बिल्कुल सही है, इसमें पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। दूसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने वर्ष 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी, तो देखो ये दूसरा भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तीसरा है जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे, तो देखो ये भी सही है, इसमें समझ सकते हो। तो इसके तीनों ही सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है तीनों ही। ठीक है, 100 से अधिक ही इसमें शामिल हुए थे, और रियो डी जेनेरियो में ही जो सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान एजेंडा 21 को भी अपनाया गया था। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें देखना है जो सुमेलित है। जैव विविधता अधिनियम क्या 2006 का है? जैव विविधता अधिनियम 2006 का है क्या? तो देखो जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, 2002 में लागू हुआ था जैव विविधता अधिनियम, तो पहला गलत है इसमें, क्योंकि जैव विविधता जो अधिनियम लागू हुआ था वो 2002 से हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 का ही है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2009 का है क्या? बताओ, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण अधिनियम है ये कब से लागू हुआ था? ये 2009 से नहीं, तो ये हुआ था 2010 से, याद रखना। जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का है, बिल्कुल गलत है, ये 1974 का है।
ठीक है, इन सभी को याद कर लेना। प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का पूछे जाते हैं ये सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस गलत है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 20 मार्च को, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। तो कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें? देखो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ना कि 20 मार्च को। तो ये गलत है, इसमें 15 मार्च होगा इसका। ठीक है, आंसर भी यही है इसका। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, आगे देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल विस्तार के लिए निम्न में से किसे मंजूरी दी गई है, यानी कौन चुना गया है? रजनीश कुमार, शशिधर जगदीशन, चंदा कोचर, शिखा शर्मा। कौन बने CEO HDFC बैंक के? बताइए। तो देखो, ये बने शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? पहले देख लो दादा भाई नौरोजी के कथनों को अच्छे से। पहला है इसमें, वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा इसमें 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तीसरा है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार का प्रारंभ किया। चौथा, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्या 4 बार की थी? आपने अधिवेशनों को पढ़ा होगा, तो किसी ने भी 4 बार की थी क्या? देखो, 3 के तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन 4 बार के नहीं है। तो समझ सकते हो ये गलत है। इसमें ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, पहले देख लो, इसमें दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, बिल्कुल सही है। और आगे तीसरा है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका लिखी थी जिसका नाम है रफ्त गुप्तार। ठीक है, ये पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रफ्त गुप्तार जो पत्रिका थी। ठीक है, तो ये सभी सही है। आगे देखते हैं अब। देखो, चलो ये और बता दूं, इन्होंने जो 3 बार अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, एक बार तो कोलकाता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जो दूसरा हुआ था ना, कोलकाता में तो पहला ही हुआ था, उसमें अध्यक्षता की गई थी 1986 में जो हुआ था इन्हीं के द्वारा। इसके बाद 1893 में एक लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 9वां, उसमें भी अध्यक्षता की गई थी। 1906 में कोलकाता में फिर कांग्रेस का 22वां हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता की गई थी। तो कुल मिला के समझ सकते हो, दूसरे और 9वें और 22 में जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने जो नौरोजी थे, इन्होंने पहली बार अपने भाषण में स्वराज शब्द का भी उल्लेख किया है इसमें, 22वां जो अधिवेशन था उसमें। और देखो, दादा भाई कितने फेमस व्यक्ति हैं, इन्हीं के द्वारा बम्बई एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी 1852 में, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक जागरूकता को बनने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक और थी लंदन इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1865 में, लंदन में की थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी की थी 1866 में, वो भी लंदन में की थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 26वां। देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1774 में हुई थी क्या? उसमें 84 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पहला सही है क्या? तो देखो, पहला तो सही है, इसमें बिल्कुल सही है, 1784 में ही हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, काफ़ी पूछी जाती है। और देखो, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। बंगाल की तो की थी विलियम जोन्स ने, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्या 1804 में हुई थी? तो देखो, 1804 में ही हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बॉम्बे की स्थापना, बॉम्बे की।
और इसकी स्थापना जेम्स मैकिन्टोश ने की थी, जेम्स मैकिन्टोश ने। ठीक है, तो ये भी सही है। बंगाल वाली विलियम जोन्स ने, और मैकिन्टोश ने की थी बॉम्बे वाली की। और देखो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना ये भी 1823 को ही हुई थी इसकी भी। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 को हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी ये। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी क्या, इसको आप देख के बताना, शायद जरूरी नहीं है, नाम में ग्रेट ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में हुई हो। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, इतना याद कर लेना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना तो ये तो देखो 1838 में हुई थी, ना कि 1844 में, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन सभी ने इसमें योगदान दिया था। और जो इसका उद्देश्य था लैंड होल्डर सोसाइटी का, काफ़ी फेमस उद्देश्य था, जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, जमींदारों के हितों की रक्षा करना, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? संसद की लोकलेखा समिति को कौन मनोनीत करता है? देखो संसद की 3 वित्तीय प्रमुख समितियां हैं, जैसे 3 वित्तीय जो संसद की समितियां हैं, एक है उसमें से लोकलेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति जिसी को हम कहते हैं अनुमान समिति भी कहते हैं, और तीसरी है लोक उद्यम या फिर उसको हम सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कहते हैं। तो ये तीनों समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं संसद की, इनको अच्छे से रट लेना। देखो लोकलेखा जो समिति हैं उनकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी वो जो बनी थी वो 1921 से स्टार्टिंग हुई थी उनकी, और अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। 1919 का जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था उसी के तहत ही की गई थी। और देखो 1967 से लोकलेखा समिति जो है इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो इसका अध्यक्ष बनेगा वो विपक्ष का सदस्य बनेगा। ठीक है, और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं लोकलेखा समिति में, याद रखना, 1 सेकंड, 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। ठीक है, और इसका इनके जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, और मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वही घोटाले करते हैं, उनके घोटालों की जांच करने के लिए ही ये समितियां बनाई जाती हैं। और इसका जो कार्य होता है, जो कैग के द्वारा संसद में जो रखी गई रिपोर्ट होती है उसकी जाँच करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो देखो इसमें यह पूछा है कि भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के सभापति। तो देखो ऐसे काम अधिकतर कौन करते हैं, तो ऐसे काम कौन करते हैं बताओ? ऐसे जो नियुक्तियों और शपथों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं अधिकतर वैसे तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अलग है, तो इसमें आप राष्ट्रपति मत लगा देना, क्योंकि संसद में जो लोकलेखा समिति है उसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना। और इनका जो मनोनयन होता है ये हर साल होता है, यानी प्रति साल होता है, आने 1 साल का कार्यकाल होता है इनका। और इनका जो ये जो चुने जाते हैं ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखना, एकल संक्रमणीय रूप से। और देखो इसमें ये रिपोर्ट तो मैंने ये बता ही दिया आपको कि ये जो CAG के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसी की जांच करने के लिए इसका कार्य होता है। ठीक है, CAG के द्वारा जो संसद में रखी गई रिपोर्ट होती है उसी की जांच करती है ये समिति। ठीक है, देखो इसके अलावा एक है प्राक्कलन समिति, वो भी पूछी जाती है। उसमें सदस्य संख्या होती है 30 ही सदस्य उसमें होते हैं लोकसभा से, सबसे बड़ी समिति होती है वो, और वो बननी स्टार्ट हुई थी 1950 में। और इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, मंत्री इसमें भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो बजट में विभागों के द्वारा रखे गए होते हैं अनुमान, उनकी जाँच करती है। और यह समिति हमेशा ही उनमें कटौती करती है, और इस कारण इसको मितव्ययता भी कहा जाता है। देखो मितव्ययता समिति भी प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी होती है लोक उद्यम, जिसको सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कहते हैं। वो 1934 में बननी स्टार्ट हुई थी कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। उसमें भी सदस्य हैं 22, 15 लोकसभा, राज्यसभा से 7। और देखो लोक उद्यम समिति का अध्यक्ष जो सत्ता पक्ष का भी बन सकता है, कार्यकाल इसका भी 1 होता है, 1 वर्ष का, यानी तीनों समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। मंत्री किसी भी समिति में शामिल नहीं होते हैं, ओनली प्राक्कलन समिति है जिसमें सदस्य संख्या होती है 30। ठीक है, याद रखना।
और इसका लोक उद्यम का कार्य होता है। लोक लेखा समिति से जो एक कार्य है उसको निकाल करके इसमें रखा था। सीएजी के द्वारा जो लोक उद्यमों के मामलों की जांच, सीएजी के द्वारा जो मामले रखे जाते हैं उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 ए और 338 और 338 ए, 37, 300, 334 और 339 एससी और एसटी के लिए। तो देखो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 338 ए और 338 और 338 ए में। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और 338 और जो आर्टिकल 338 बी है उसको आर्टिकल एक संविधान संशोधन 102 के द्वारा जोड़ा गया था 2018 में 338 बी को, और उसमें ओबीसी जो है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। और देखो इसको जो 338 ए है इसमें जो दिया हुआ है इसको जोड़ा गया था 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, और इसके तहत इसमें अलग प्रावधान कर दिया एसटी का। पहले ये एससी और एसटी 338 में ही थे दोनों, लेकिन एसटी को फिर अलग कर दिया आर्टिकल 338 ए में। और देखो एक और संविधान संशोधन हुआ था 103वां, उसके द्वारा संविधान संशोधन 103वां करके 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस उसको आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29। जल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक 10 डिग्री होता है क्या जल का? और इसमें अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो बताओ कौन सा सही होगा? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले में दिया हुआ है क्वथनांक और गलनांक के बारे में। देखो पहले बता दूं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है किसी पदार्थ में जो उसके अंदर का वाष्प दाब होता है और जो वायुमंडलीय दाब होता है। क्वथनांक में पदार्थ के अंदर का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं, उस तापमान को क्वथनांक। और देखो गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक का वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने द्रव अवस्था में आ जाता है, यानी पिघल जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम गलनांक कहते हैं उसको। ठीक है, तो देखो इसमें जल के बारे में दिया हुआ है। जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर करोगे तो जल पिघल जाएगा। 0 डिग्री तक नहीं पिघलेगा, लेकिन 0 से आगे बढ़ाओगे 0.1 या कुछ भी करोगे, 1-2 आगे की तरफ करोगे तो पिघल जाएगा जल। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जल का क्वथनांक होता है, यानी जल का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। और देखो इसमें जल में अस्थायी कठोरता और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल में अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो देखो ये दोनों ही कथन सही हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांति कारक औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखो इसका सही जवाब कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग होता है शांतिकारक औषधि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो देखते हैं इसमें पीला लेवल एटीएम, सफ़ेद लेवल एटीएम, हरा लेवल एटीएम और भूरा लेवल एटीएम। तो देखो ये सभी एटीएम के प्रकार हैं, इस तरह के होते हैं, पीला लेवल, सफ़ेद लेवल, हरा लेवल और भूरा लेवल। तो इसमें देखना है आपको कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, बताइए।
तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद लेवल एटीएम में। किसमें? सफ़ेद लेवल एटीएम में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर नहीं है? इन चारों में से देखना है कि कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा आरोपित किए जाने वाले प्रत्यक्ष करों में से नहीं है। पहला इसमें व्यवसाय कर, दूसरा है भू राजस्व कर, तीसरा है इसमें व्यापार कर या बिक्री कर, चौथा गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कर दो प्रकार के लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो इसमें ये राज्य सरकार द्वारा जो लगाए जाते हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला है व्यवसाय कर, ये राज्य सरकार के ही द्वारा लगाया जाता है और प्रत्यक्ष कर होता है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला। भू राजस्व कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार जो लगाती है। लेकिन इसमें जो व्यापार कर और बिक्री कर है ये दिया हुआ है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर। और देखो गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, ये प्रत्यक्ष कर है। जैसे आपको बता दूं कुछ प्रत्यक्ष करों के बारे में और कुछ अप्रत्यक्ष करों के बारे में। देखो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं उसमें हम शामिल करते हैं, एक तो भू राजस्व कर को शामिल करते हैं, एक कृषि आय पर कर को भी शामिल करते हैं, एक आपका होटल से जो प्राप्तियां होती हैं उस पर कर लगाया जाता है, व्यवसाय कर को भी शामिल करते हैं प्रत्यक्ष कर में ही, और रोजगार पर भी जो कर लगता है उसको भी शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते हैं, उसमें हम शामिल करते हैं व्यापार कर और बिक्री कर को, स्टाम्प एवं पंजीयन को भी। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर से बहुत जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था? चंद्रप्रभु सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। किसको अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था? जैन आचार्य थे ये। देखो हरिविजय सूरी जो हुए थे, हरिविजय सूरी, इनको अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन भी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये श्वेतांबर जो परंपरा थी उससे संबंधित थे। ये तप जो गच्चा वगैरह जो आदेश होते थे वो सर्वोच्च पुजारी थे ये उसके, और जगत गुरु की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। जगत गुरु की उपाधि इन्हें अकबर के द्वारा ही दी गई थी और बहुत सम्मान भी दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। देखो जैन धर्म दो भागों में बटा था, जो जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो वस्त्र है वो दिशाएं ही वस्त्र हैं। ठीक है, और जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। देखो स्थूलभद्र और भद्रबाहु इन दोनों के अनुयायी हुए। ठीक है, तो जो स्थूलभद्र के हुए वो तो श्वेतांबर हो गए, वो तो अवध में ही उसमें मगध में ही रहे। लेकिन जो भद्रबाहु हुए वो दक्षिण में श्रवणबेलगोला, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा यानी संलेखन प्रथा के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे, तो उस जगह पर जाकर के दक्षिण भारत में दिगंबरों का विकास किया था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मियाँ तानसेन के संदर्भ में पहला है सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। मियाँ तानसेन नाम था, यह तानसेन का पूरा नाम मियाँ तानसेन। क्या इन्हें तानसेन की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी? देखो ये गलत है। मियाँ तानसेन को जो तानसेन की उपाधि दी गई थी वो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के द्वारा दी गई थी। तो देखो ये पहला गलत है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मियाँ तानसेन का रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, ये पूछा जा सकता है। रामतनु पांडे को ही तानसेन कहा जाता है। और ये जो अकबर के नवरत्न हुए थे उनमें से एक थे। ठीक है, याद रखना। और देखो दूसरा, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी, तो दूसरा सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी, ये भी सही है। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी, तो देखो ये भी सही है। ठीक है, तानसेन के द्वारा ही एक है कंठाभरणवाड़ी जो विलास है उसकी उपाधि भी धारण की गई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और अनेक रागों की भी मौलिक रचना की थी इन्होंने।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में देखो शीतोष्ण घास के मैदान है और एक साइड में क्षेत्र यानी देश हैं। देखो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पर्थ शहर है, उसकी पिचें हैं, क्रिकेट का मैच होता है या मान लो पर्थ में, ठीक है, तो काफ़ी तेज पिचें हैं और जब बॉलर गेंद करता है तो उस पर गेंद काफ़ी बाउंस लेती है, ठीक है, तेज़ पिचों पर काफ़ी बाउंस लेती है गेंद, तो उसी हिसाब से याद कर सकते हो। बाउंस यानी डाउन्स के मैदान कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ना कि अर्जेंटीना में, तो ये गलत हो जाएगा, इसका बी जो है, ठीक है। अर्जेंटीना में तो पंप हैं, जैसे अर्जेंट मरीज को अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है, तो अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान। देखो तो वेल्स को आप कैसे याद कर सकते हो, अफ्रीका में भी क्रिकेट मैच होता है, दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी सुना होगा, जोहान्सबर्ग वगैरह जो जगह हैं उस जगह पर, ठीक है। तो लेकिन अफ्रीका की पिचें काफ़ी स्लो हैं, जिस वजह से गेंद जो है बाउंस कम लेती है और बैट्समैन बोल्ड हो जाता है, तो बोल्ड से हो जाएगा बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपिच ये मध्य एशिया में, यानी यूरोप और एशिया के मध्य, यानी दोनों को जोड़ते हैं, ये कनेक्टेड कर सकते हैं। स्टेपिच स्टेप लगा दो, यानी यूरेशिया, मध्य एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ते हैं ये। प्रेरीज घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। कैंटरबरी वो न्यूजीलैंड में पड़ते हैं। और देखो पूछताछ भी पूछे जाते हैं, पूछताछ काफ़ी फेमस हैं, ये हंगरी में पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, बिल्कुल सही है इसका मिलान ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा देखो ग्रेट सैंडी है गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और आपका ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है। इन तीनों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। इसके अलावा कालगुल्ली और कुलगाड़ी की जो खाने हैं वो भी यहीं पर पड़ती हैं, सोने की खाने ऑस्ट्रेलिया में। और ये देखो इसमें ग्रेट कैनियन एक घाटी है, याद रखना घाटी है, और ये कहाँ पर पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ती है ये। और कोलोराडो की एक नदी है, वो यहीं से होकर के बहती है, ठीक है। तो देखो इसका मिलान हो जाएगा बी का अमेरिका, 4 हो जाएगा, 1-4 हो गया। लेक विनीपेग ये झील है कहाँ पर, कनाडा में, ठीक है। गेहूं की मंडी भी लगती है, विनीपेग मंडी कनाडा में ही, ठीक है। 10वीं सबसे बड़ी झील है ये विश्व की। सबसे बड़ी कौन सी है, कैस्पियन सागर, खारे पानी की, मीठे की सुपीरियर झील है। तीसरी विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, जहाँ से ब्लू नील का उद्गम होता है। ब्लू नील और वाइट नील ही संयुक्त धारा नील कहलाती है। आसमान बांध भी मिस्र में नील नदी पर है, आसमान बांध, ठीक है। लेक विनीपेग ये कनाडा में है, 2 हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत ये न्यूजीलैंड में है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, उसमें न्यूजीलैंड में पड़ता है आल्प्स। और आल्प्स एक यूरोप में भी है, ठीक है, आल्प्स यूरोप में है, लेकिन यह है दक्षिणी आल्प्स, ये न्यूजीलैंड में पड़ता है, और ये पर्वतमाला है, याद रखना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 1 4 2 3 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभी बताया था मैंने, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन सा प्रांत है, देखो ये पूछा है इसमें। तो देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में पड़ती हैं ये खाने, किसमें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में, कालगुल्ली और कुलगाड़ी की जो खाने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक, जो तमिल पुस्तक निन्नेवुग लुक्कू मरान मिल्ले का अंग्रेजी अनुवाद है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। मिसाइल मैन कहा जाता है, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सब जानते होंगे इन्हें। तो देखो अमित शाह के द्वारा, ओम बिरला, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पुस्तक का नाम है निन्नेवुग लुक्कू मरान मिल्ले। तो देखो इसको लिखा गया है किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नहीं लॉन्च की गई है अमित शाह के द्वारा। इसको फिर लिखा किसने है, ये लिखी किसी एक वैज्ञानिक है, उसके द्वारा लिखी गई है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वैज्ञानिक, ठीक है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह ने लॉन्च किया है। 2023 एशियाई खेलों में
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में 2023 में? यामिनी सिंह, श्वेता गुप्ता, ईशा सिंह और पलक गुलिया किसने एशियाई खेलों में 10 मीटर पिस्टल एयर में एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पलक गुलिया ने जीता है, पलक गुलिया ने। क्वेश्चन नंबर 40, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, साहब अलीउल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हारूनी। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे। देखो कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के शिष्य थे, ठीक है, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तुगलक वंश का शासक हुआ था ये फिरोज शाह तुगलक। देखो इसकी रचना इसकी तुलना राजनीतिक रूप में तो अकबर से की गई है और कट्टरता में औरंगजेब से, ठीक है। तो देखो इसने जो दारुल सफ़ा ये स्थापित किया था, ये क्या था? एक दानशाला थी क्या, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ये खैराती अस्पताल था, ये ऑप्शन भी सही होगा, खैराती अस्पताल। ये निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी इसमें, यानी फ्री में इलाज किया जाता था जो दारुल सफ़ा था उसमें। बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर स्थापित किया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसमें काफ़ी रोजगार भी मिला था सभी को। और दीवाने खैरात भी पूछा जाता है, इसने दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए। और एक इतिहासकार हुए हैं एल्फिंस्टीन, और एक और हुए हैं, उनका नाम है हेरियन इलियट है, और एक है एल्फिंस्टीन। इसी ने इसकी तुलना जो की है सल्तनत युग के अकबर से की है, ठीक है। और मैंने बता दिया था आपको कि इसकी तुलना तो एल्फिंस्टीन ने अकबर से की है, और कट्टरता में इसको औरंगजेब के समान कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी वियतनाम की मुद्रा है? वियतनाम की मुद्रा बाहत, डॉग, रुपया, वॉन। तो देखो वियतनाम की जो मुद्रा है वो डॉग है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डॉग, ठीक है। डॉग कहाँ की मुद्रा है? वियतनाम की, ऑप्शन बी। और थाईलैंड की मुद्रा बाहत है, ये जो दी हुई है थाईलैंड की है। मालदीव की मुद्रा है ये ऑप्शन सी में, रुपया। और जो वॉन है ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, ठीक है। निम्नलिखित में से मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? मजल फलक, अच्छा क्वेश्चन है। मजल फलक किस खेल से संबंधित है? पोलो, बिलियर्ड्स, राइफल शूटिंग या गोल्फ? तो देखो इसका संबंध है राइफल शूटिंग से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बिल्कुल राइफल शूटिंग से मजल फलक का संबंध है, याद रखना। आगे देखते हैं, पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी है? पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, ये किसके लिए उत्तरदायी है? आंत तथा वृक्क द्वारा कैल्शियम का अवशोषण व पुनरावशोषण के निगमन में, रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा के नियमन में, आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण, वृक्क द्वारा पुनरावशोषण एवं कैल्शियम आयन की रुधिर में मात्रा का नियमन में, या उपरोक्त सभी में पैराथॉर्मोन के संदर्भ में? ये सही है, बताइए कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण, वृक्क द्वारा पुनरावशोषण एवं कैल्शियम आयन की रुधिर में मात्रा का नियामक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दुर्घटना के बाद व्यक्ति भूख, प्यास तथा स्वनियमन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। जब दुर्घटना हो जाती है व्यक्ति की तो उसे ना भूख लगती है, ना प्यास, ना स्वनियमन, तो फिर इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग इसमें प्रभावित होता है? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, कॉर्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 45 का
तो देखो इसका सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है अनुमस्तिष्क की वजह से। ठीक है, दुर्घटना में जब व्यक्ति को दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद जो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसका अनुमस्तिष्क भाग होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति भूख, प्यास और स्वनियमन इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। देखो हाइपोथैलेमस होती है सजीवों के शरीर में, जैव स्थिरता को बनाने का प्रमुख केंद्र होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 14-15, 19-20, 21-22 और 20-21। देखो एक आर्टिकल है 358, उसमें दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त किया जाता है। और 359 में दिया हुआ है कि 20 और 21 को छोड़ करके सभी को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 20 और 21 को छोड़ करके सभी को निरस्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। और देखो पीडीएफ चाहिए इसकी तो वो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज से, उस पर मिल जाएगी। डेली क्लास सुबह दोपहर को 2 बजे होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो टाइम टू टाइम इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है? पंचायती राज संस्था का जो निर्वाचन होता है ये क्या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग या इन सभी के द्वारा? बताइए। तो देखो पंचायतों का जो निर्वाचन किया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कथन और कारण देख लो। कथन है पहला, भारतीय प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं करता है। भारत जो है प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं करता है। और कारण है इसमें, भारत की प्राकृतिक रबड़ की 97% मांग घरेलू उत्पादन में होती है। क्या इसी वजह से निर्यात नहीं करता है भारत? तो कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है? बताइए कौन सा सही होगा। देखो इसमें पहला कि भारत प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं करता है, तो देखो पहला सही है इसमें। दूसरा है भारत की प्राकृतिक रबड़ की जो 97% मांग है घरेलू उत्पादन में होती है, तो देखो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या क्यों? क्योंकि देखो 97% घरेलू मांगे मानता हूँ पूर्ति कर लेगा, लेकिन बचा अभी 3%। तो क्या ये तो कन्फर्म नहीं है कि वो 3% का निर्यात नहीं करेगा, तो कर भी सकता है निर्यात, तो इससे तो कन्फर्म नहीं होगा, इसकी व्याख्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखो भारत का जो केरल क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिक इसका रबड़ का उत्पादन किया जाता है, इतना और याद कर लेना, केरल के साइड में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, 1965 ईस्वी में शिवाजी ने 1965 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1965 में देखो पुरंदर की संधि हुई थी 1965 में, सभी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए इसको। 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। मुगल सेनापति था जय सिंह और उसके शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, जैसे कि शाइस्ता खां को भेजा था जिसको औरंगजेब ने असफल कर दिया था, यानी हरा दिया था। फिर उसके बाद शिवाजी के खिलाफ भेजा था, आमेर के राजा थे वो जय सिंह, फिर उन्होंने इसको शिवाजी को संधि के लिए बाध्य किया था। फिर संधि हुई थी 1665 में पुरंदर की संधि, और इसी के तहत काफ़ी प्रावधान किए गए थे। जो शिवाजी ने जो किले जीत लिए थे उनको वापस करने के बारे में बात हुई थी, और भी समझौते पेश होना भी, उसके औरंगजेब के दरबार में पेश होना भी स्वीकार किया था। इन्होंने कुल 35 किले जीते थे, जिसमें से 23 किले वापस कर दिए थे इन्होंने, और अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में 5000 के मनसब के साथ पेश होना मंजूर किया था।
ठीक है, तो देखो इसमें ये जयसिंह के साथ की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पुरंदर की संधि 1665 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, किसके टाइम में थे? तो देखो ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पतंजलि जो थे। और इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी पाणिनि की, जो क्या पूछा है इसमें, लेखक पतंजलि द्वारा ही पाणिनि के अष्टाध्यायी जो व्याकरण है उसका महाभाष्य को लिखा गया था। ठीक है, जिसको व्याकरण ग्रंथ कहते हैं, पतंजलि के द्वारा ही जो पाणिनि का जो महाभाष्य जो अष्टाध्यायी है, जिसको व्याकरण ग्रंथ कहते हैं, उसको लिखा गया था। और शुंग वंश की स्थापना भी बता दूं, तकरीबन 185 ईस्वी में हुई थी इसकी, उसके मुगल मौर्य वंश के बाद हुई थी। और बृहद्रथ जो हुआ था उसमें उसका